पेरेंट्स बच्चों को क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11 में आईफोन वगैरह दिलवा देते हैं। जो गलती आपने ऑलरेडी कर दी है, उस गलती को आप मार के या डांट के आप नहीं छुड़वा सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे क्लास 11th एंड 12th जो PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी अंबारी सेंटर है, उसमें जिस स्टूडेंट ने 2 साल 11th एंड 12th वहाँ पे पढ़ाई किया और 23 में इन्होंने अपने आप को PNC एकेडमी अंबारी ब्रांच में एनरोल किया फॉर 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम इंटीग्रेटेड क्लासेस के लिए। अभी रिसेंटली क्लास 12th CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया है। तो तन्मय जिस एम से PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी में आया था, बोर्ड प्लस अपना मेडिकल का सपना लेके आया था, मेडिकल एंट्रेंस का, और वो जर्नी तन्मय की 4 मई को नीट एग्ज़ाम के साथ वो जर्नी तन्मय की कंप्लीट हुई। एक प्रीलिमिनरी जर्नी, आगे की जर्नी अब प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट होगी 2-3-4 महीने बाद, जब अपने डिफाइंड मेडिकल कॉलेज में जाएगा। तो मैं तन्मय के साथ, तन्मय की मदर भी हैं जिन्होंने 2 साल इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाई किया। तन्मय के पापा को भी मैं देखता था कि रेगुलरली इसको छोड़ने आते थे, लेने जाते थे, आधा घंटा, कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस चल जाती थी 1-1, 1.5 घंटा तक, तो इसका नीचे वेट करते रहते थे। तो पेरेंट्स ने भी काफ़ी सेक्रीफाई किया और तन्मय ने भी 2 साल अपनी जितनी भी हॉबीज़ थी या जितना भी उसको चीज़ें अच्छी लगती थी उन सब को छोड़कर और अपना बोर्ड प्लस मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन पे अपना ध्यान दिया। तो मैं तन्मय से कुछ आज क्वेश्चंस करने के लिए आपके साथ तन्मय के जो 2 साल का जो जर्नी था उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके सामने लेके आया हूँ। और इसका ये किस ओकेजन पे लेके आया हूँ, क्योंकि तन्मय ने 2 एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किए हैं। फर्स्ट JEE मेन, जिसमें तन्मय का 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल एस्पायरेंट होते उसने JEE मेन का एग्ज़ाम दिया और उसमें 99.02 परसेंटाइल लेके आया। और फिजिक्स में JEE मेन के एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आया। इसके अलावा क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसमें 95%, एग्जैक्टली 95% लेके आया। तो 2 अचीवमेंट इसने हासिल किया। थर्ड, इसका फाइनल एम नीट था। जब नीट का रिजल्ट आएगा तो इसके क्या मार्क्स रहेंगे, क्या रैंक्स आएगा, वो नीट रिजल्ट के बाद पता चलेगा, तो आपके साथ तब हम शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो 2 साल की जर्नी थी PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी में, क्योंकि तुम एक क्लास 10 तक एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ के आए थे जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती थी, बहुत सारे पीरियड्स रहते थे, गेम्स पीरियड रहते थे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रहती थी, वो सब छोड़ के तुम क्लास 11th में PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी को चूज़ किया, अंबारी कैंपस को। तो थोड़ा छोटा कैंपस है, सिटी कैंपस है। तो ये जो डिसीजन तुमने लिया PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी ज्वाइन करने का, ये तुम्हारा डिसीजन था कि पेरेंट्स का डिसीजन था कि कंबाइंड डिसीजन था? कंबाइंड डिसीजन था। ओके, तो व्हाई यू चूज PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी फॉर योर बोर्ड प्लस मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन जर्नी के लिए? सर मैंने 10th के बाद बहुत सारे कोचिंग में गया था देखने के लिए, फिर PNC में आया था, फिर यहाँ का क्लासरूम्स वो सब देखा एंड फिर प्रीवियस रिजल्ट भी देखा था एंड आपके साथ भी मेरे फादर ने डिस्कस किया था, तो वो सब देख के डिसीजन लिया कि ये सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए। तो तुमने PSET एग्जाम दिया था, स्कॉलरशिप टेस्ट? उसमें क्या रैंक आया था तुम्हारा? 3rd हुआ था। तुम 3rd रैंक आए थे। तो PSET एग्ज़ाम हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो क्लास 10th पास करने के बाद बच्चे हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं क्लास 11th एंड 12th PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए। एंड उस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलती है जो उनको हमारे 11th-12th क्लास में पढ़ने के लिए एक छोटा सा रिबेट दिया जाता है। तो तन्मय का उस टेस्ट में 3rd रैंक आया था। तो उसके बाद तन्मय ने PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट। तो तन्मय तुम्हारा जो क्लास 10 था उसमें कितना परसेंटेज था? मेरा क्लास 10 में 93.6% आया था। ओके, तो क्लास 10th में तन्मय का 93.6% था। एंड क्लास 12th में जो PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी में से तुमने प्रिपरेशन किया तो तुम्हारा कितना परसेंटेज आया? 95% आया। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि एक लोग बोलते हैं कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, और आजकल न्यूज़ में भी बहुत सारा चल रहा है कि जो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस पे ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चा ना एंट्रेंस में अच्छा कर पाता है ना बोर्ड में अच्छा कर पाता है। तो ये आपके सामने जो मिथ है,
वो इसका एक एग्जांपल आपके सामने है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तन्मय ने क्लास 10th में कम्प्लीटली बोर्ड का प्रिपरेशन किया था और 93.6% बोर्ड में आया क्लास 10 बोर्ड में। और ये सबको पता है कि 10 से क्लास 12 साइंस बोर्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्लास 12 में तन्मय ने इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई करके जेईई मेन में 99.02 परसेंटाइल लाते हुए क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर 95% लेके आया है। तो एक चीज़ ऐसे जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई करता है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ाया जाता है, वो पीएनसी एकेडमी का सिस्टम बाद में आपसे बात करूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एंट्रेंस के टीचर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहे थे, तो क्या उसके बाद अलग से कोई बोर्ड टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है? ऐसा कुछ फील होता है कि यार जो एंट्रेंस के टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो इसमें बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं हो रहा, या बोर्ड के लिए कुछ अलग से हेल्प की ज़रूरत है, या आपने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कोई अलग से कोई ऑनलाइन मोड या कोई ट्यूशन वगैरह कोई ज्वाइन किया था? बाकी एक्सटर्नल कुछ और नहीं चाहिए। जो हमारे एंट्रेंस के टीचर पढ़ाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वही काफ़ी है। मतलब सिलेबस तो सेम ही है, सिर्फ बोर्ड पे लिखना होता है। तो थोड़ा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख लिया, फिर कैसे लिखना है वो सोच लिया था मैंने और वैसे ही किया था। मतलब एक पढ़ने के लिए और कुछ नहीं लिया था सिर्फ। और टीचर भी बोल ही रहती थी कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, तो हो ही जाता था। अच्छा, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे जो तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, क्या कोई भी तुम्हारा फ्रेंड्स ऐसा है जिसका 80% से नीचे बोर्ड में है, जिनको तुम जानते हो, तुम्हारे साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई की है? तो तन्मय के सामने लाइव मैं बात कर रहा हूँ कि इसके साथ जितने भी फ्रेंड्स थे, जो इसके क्लोज फ्रेंड्स थे, जो इसके साथ पढ़ाई कर रहे थे इंटीग्रेटेड सिस्टम में, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 80% से कम मार्क्स आए जो पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में पढ़ रहा था। इवन इसके बहुत सारे फ्रेंड्स 90% से ऊपर ही है। सिर्फ एक फ्रेंड्स था जिसका 84 या समथिंग परसेंटेज भी, किरण का। तो बाकी सब 90% से ऊपर लेके आए। और इसके सारे फ्रेंड्स में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे 7, 8, 10 जितने भी फ्रेंड्स थे, सब ने जेईई मेन में भी अच्छा किया। सबका ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल जेईई मेन में रहा है। तो ये आपके सामने बच्चा बैठा है और इस ना सिर्फ इसने सक्सेस हासिल की, बट इसके जितने भी फ्रेंड्स इसके क्लासरूम में थे, सब बच्चों ने बोर्ड में भी अच्छा परसेंटेज लेके आए और जेईई मेन में भी अच्छा परसेंटेज लेके आए। तो मैं काफ़ी बार ये चीज़ बोलता हूँ कि बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जो बच्चा एंट्रेंस प्रिपरेशन करता है और इंटीग्रेटेड सिस्टम में पढ़ता है, जिसको हाई क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं, जो नीट और जेईई का प्रिपरेशन करवाते हैं, तो ऑब्वियसली वो एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही कंटेंट को पढ़ाते हैं। और जिसने यदि एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए बोर्ड के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो तन्मय आगे की बातों पे आते हैं। तो पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी जो था उसका सिस्टम कैसा था? क्या उसमें बाकी इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह सिर्फ 4.5 आवर क्लास करके भेज दिया जाता था कि एंट्रेंस के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते थे? बोर्ड के टीचर का भी कुछ सपोर्ट्स मिलता था? क्या पी CS ये सब टीचर भी अवेलेबल होते हैं? एंट्रेंस का भी क्लास होता था और बोर्ड का भी क्लास होता था। एंड आफ्टर क्लास डाउट के लिए भी टीचर रुकते थे एंड प्रैक्टिकल्स भी हुआ था हमारा। प्रैक्टिकल्स के लिए पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी का जो अंबारी कैंपस है उसी में लैब फैसिलिटी, लैब वगैरह बना हुआ है कि आपको कहीं कोई थर्ड प्लेस पे जाना होता था? अंबारी में ही है। तो प्रॉपर्ली तुम्हें लैब, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब एक्सपोजर मिला था। प्रैक्टिकल में भी तुम्हारे, यदि मैं बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, क्या मार्क्स रहे थे? फुल मार्क्स ही आए थे। 30 आउट ऑफ 30। फिजिक्स में भी 30, केमिस्ट्री में भी 30, बायो में भी 30, और साथ में फिजिकल एजुकेशन था उसमें भी 30 मार्क्स। तो तन्मय अभी मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते रहते हैं काफ़ी शोज़ में कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में टीचर्स जो एंट्रेंस की या बोर्ड के टीचर्स हैं वो फर्स्ट है। उसके बाद हमारे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें टीचर्स के ऊपर एक लेयर होती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में पहले तुम्हें क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं एक टीचर का सेट रहता है। उसके बाद हम लोग एक मेंटर्स भी अरेंज करते हैं, जो बोर्ड के टीचर्स होते हैं वो मेंटरशिप देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम बोलते हैं कि हमारा एक सेंटर हेड होता है जो हरप्रीत कौर मैडम है। उसके बाद उसके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के ऊपर एक असिस्टेंट एकेडमिक डायरेक्टर होता है जो इस बार सूर्या नारायण मूर्ति सर है। उसके ऊपर एक एकेडमिक डायरेक्टर होता है जो रति बाला कृष्णन सर है, और उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। मतलब एक बच्चे के
हम बोलते हैं कि एक बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ क्लास टीचर ही नहीं रहते, एक लेयर ऑफ सिस्टम रहता है जो बच्चों को ऑब्जर्व करता है। उसके क्लास टीचर क्लास में ऑब्जर्व करते हैं, मेंटर उसको घर जाके वो कितना पढ़ाई कर रहा है वो ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद सेंटर हेड होता है, वो अलग से ऑब्जर्व करता है। सेंटर हेड के ऊपर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अलग से ऑब्जर्व करता है। प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना पड़ता है असिस्टेंट एकेडमिक डायरेक्टर को, असिस्टेंट एकेडमिक डायरेक्टर के ऊपर एकेडमिक डायरेक्टर होता है और उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो एक बच्चे को ट्रैकिंग सिस्टम जो बोलते हैं पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में, कि एक लेयर ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम है जो हर तरीके से बच्चे को ट्रैक करती है। क्या तुम्हारा इन सब लोगों से, जितने भी मैंने नाम बोले हैं, क्या सबने तुमसे कभी पर्सनली बुला के मीटिंग की है या सबसे मिले हो जो तुम्हारे कभी मार्क्स कम आते थे, ज़्यादा आते थे? तो क्या हर सिस्टम जो मैंने नाम बोले हैं सबने तुमसे टाइम टू टाइम मीटिंग की है, बात की है? मेरा सबके साथ ही कभी ना कभी इंटरेक्शन हुआ है। जैसे हरप्रीत मैम के साथ भी हुआ था जब मैं नई आई थी, फिर बाला सर के साथ भी हुआ है, एंड टीचर्स के साथ तो होते ही रहता है, मेंटर्स के साथ भी होता है। तो पूरे 2 साल में हर एक मतलब कभी कभी तो किसी ना टाइम में मैंने सबके साथ इंटरेक्शन किया ही है, एंड सब ने पॉजिटिव ही मुझे कुछ बोला है। मेरे प्रिपरेशन में जिसने हेल्प किया है, जैसे कि टीचर्स, मतलब मैं ज़्यादातर डाउट क्लियरिंग जो टीचर है उनके साथ बात नहीं करता था, जो हमें पढ़ाते थे उनके साथ ही करता था। तो फिर उनके साथ डिसीजन होता था, एंड बोर्ड के लिए अगर मुझे कुछ डाउट होता था कि ये कैसे लिखना है, तब मैं मेंटर्स के साथ डिस्कस करता था। एंड कभी कभी मेरा मार्क्स कम आता है तो मैं डायरेक्टली जो एकेडमिक डायरेक्टर होते हैं उनके साथ बात करता था। तो ऐसा ही था, तो सपोर्ट मिलता था हमेशा। मैडम, आपसे हमारे साथ तन्मय की मोम भी इस सेशन में जुड़ी हुई है। मैडम, मैंने तो आपको ज़्यादा नहीं देखा, आपसे बात होती रहती थी तन्मय का बीच में, क्योंकि मुझे याद है कि दिसंबर से बाद मैं तन्मय को काफ़ी फ़ोन करता रहता था, घर पे रहता तो आप भी जनरली फ़ोन उठाती थी। तो मैं आपको सिर्फ यही बात बोलता था कि मैडम तन्मय को एक बार फ़ोन दीजिएगा। डायरेक्टली आपका और मेरा इंटरेक्शन शायद नीट रिजल्ट के वाले दिन मैं आपसे मिला हूँ, और पापा से तो मैं रेगुलरली मिलता रहता था। आपका मैडम कभी आप हमारा जो पीएनसी एकेडमी का जो पीटीएम है वो आपने कभी अटेंड किया है क्या? किया है। तो रेगुलरली पीटीएम वगैरह होते थे जिसमें आपका जो भी कंसर्न होता था, आपने जो भी क्यूरीज या जो भी कंसर्न या जो भी सजेशन रेज किया, क्या उनके ऊपर पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में प्रॉपर्ली काम हुआ है, वर्क हुआ है, या आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई कंप्लेंट रेज करने की? नहीं, बिल्कुल, मतलब कभी कोई कंप्लेंट देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा, तो मतलब सिस्टम पहले से ही अलर्ट और एडवांस मोड पे चलता था कि पेरेंट्स का कंप्लेन का मौका ही नहीं आने दे? हुआ ही नहीं कभी। तो आप तन्मय के क्लास 12 बोर्ड में इसने जो 95% लाया है, आप सेटिस्फाइड है, हैप्पी है? बहुत हैप्पी। ठीक है। मेनली तन्मय जो है मैडम मेडिकल एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ ज्वाइन किया था। इसके बीच में इसने जेई मेन का एग्ज़ाम भी दिया। तो जेई मेन में 99.02 परसेंटाइल लेके आए, जो बहुत सारे, मैं बोलता हूँ कि इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स का ड्रीम होता है। 99.02 परसेंटाइल का मतलब है कि जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे इंजीनियरिंग एंट्रेंस का और जो टॉप IITian या NITian बनने वाले हैं, तो टॉप 1% लोगों को इसमें आया। 99% लोगों को बीट किया इसने इस एग्ज़ाम में, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट। तो ये आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि एक मेडिकल का स्टूडेंट एक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में जाता है और वहाँ जाके वो जो इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स है, जो पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से या 1 साल का ड्रॉप दे के प्रिपरेशन कर रहे थे पर्टिकुलरली उस एग्ज़ाम के लिए, उनमें 99% लोगों को बीट करके टॉप 1% में आता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए मैं तन्मय को तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। जब इसका जेई मेन का रिजल्ट आया था तो आपको कितना कॉन्फिडेंस फील हुआ था कि हाँ ये नीट में बहुत अच्छा करने वाला है? अच्छा तो बहुत लगा था, जब 99% मिला तो बहुत अच्छा लगा। अभी नीट का तो एग्ज़ाम का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट साइड में, उस पर अभी हम कुछ कमेंट्स नहीं मार सकते। तन्मय, तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, तुम तो मेडिकल एस्पायरेंट थे, तुमने जेई मेन का एग्ज़ाम क्यों दिया? मेरा पहला क्वेश्चन है क्यों दिया, और दूसरा उस एग्ज़ाम को देने से तुम्हारा जो नीट एग्ज़ाम है उसमें कोई फ़ायदा हुआ, कोई हेल्प मिला? पहला मेरा था कि क्यों दिया, और दूसरा नीट एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम से क्या कोई फ़ायदा हुआ, कुछ आइडिया मिला, कि ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जेई मेन तो एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है एंड नीट भी है, एंड दोनों NTA कंडक्ट करता है। तो जेई में सिर्फ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए गया था कि मेरा प्रिपरेशन कैसा है उसको चेक करने के लिए, एंड एग्ज़ाम हॉल स्टिमुलेशन के लिए गया था। तो जेई मेन में मेरा 99 आया था, तो मेरा मतलब फिजिक्स में मुझे 100 मिला था, लेकिन फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट नहीं था। तो जेई मेन देने के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आया था कि मैं फिजिक्स में भी अच्छा कर सकता हूँ, कैसा भी कुछ पेपर आए। तो वैसे मुझे हेल्प किया था, एंड एग्ज़ाम हॉल का जो एक प्रेशर होता है वो हैंडल करना भी आया था तब।
मतलब NTS में तो होता ही है, लेकिन जब ऐसे एग्ज़ाम में देते हैं तब और ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब तुम ये एक सजेशन देना चाहोगे जितने भी बच्चे अभी नीट 2026 का एग्ज़ाम देंगे कि उनको अपना एक प्रिपरेशन चेक करने के लिए उनको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना चाहिए, ताकि दोनों एग्ज़ाम सेम बॉडी कंडक्ट करवाती है। जेईई मेन भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, नीट भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो जेईई मेन का एग्ज़ाम देने से मेडिकल वालों को एक एनटीए का माइंडसेट पता चल जाता है कि किस माइंडसेट का पेपर वो सेट कर रहे हैं। तो नीट में भी हम अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और उसमें मार्क्स यदि अच्छा आता है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है कि भाई मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रिपरेशन, मेरी तरफ से बहुत अच्छा प्रिपरेशन था और मैं जेईई मेन के एग्ज़ाम में बैठा, मेरा मार्क्स अच्छा है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कहीं ना कहीं होता है। और मतलब जैसे कि जेईई मेन भी पिछले साल आसान आ रहा था, लेकिन इस बार मुश्किल आया था। वैसे भी इंडिकेशन था कि इस बार नीट मुश्किल आएगा, तो वैसे भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या नीट में हो सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा। बिल्कुल। तो जैसे तन्मय का सबसे स्ट्रॉन्ग यदि हम बोलते थे तो बायोलॉजी था। बायोलॉजी में तन्मय मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और इसका एक फ्रेंड था जैस्नू, उसका फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जब ये दोनों साथ पढ़ते थे तो जैस्नू को जेलिसी थी इसकी बायोलॉजी से, और इसको होता था कि जैस्नू का फिजिक्स बहुत अच्छा है। मतलब ये उसके फिजिक्स से डरता था, वो उसके बायोलॉजी से डरता था। लेकिन जेईई मेन में दोनों बच्चे एग्जाम में बैठे और दोनों ने फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो वहाँ से मुझे लगता है तन्मय तुम्हारा कोई जो कॉन्फिडेंस था फिजिक्स को लेके कि नहीं, मेरा फिजिक्स अब उस लेवल पे रेडी हो चुका है जैस्नू के बराबर, मैं नीट में अच्छा कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिया नीट के एग्जाम में। इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बाद भी तुमने जिस स्मार्टनेस के साथ, जिस पेशेंस के साथ नीट का पेपर हैंडल किया, वो काबिल तारीफ है। तो नेक्स्ट मैं आगे आना चाहता हूँ कि क्या जेईई मेन का एग्ज़ाम को देके या नीट के एग्जाम से पहले तुमको थोड़ा सा एक आइडिया ऐसा माइंड में कहना गया था कि पेपर टफर साइड में जा सकता है नीट का? हाँ, वो मुझे आ गया था आइडिया। मतलब जितना टफ है उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा था पिछले साल तो मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया एक्सपेक्टेशन से। पर जैसे कि मैंने बोला कि जेईई मेंस में तो आया था एंड 20 मिनट्स भी डक कर दिया था, तो ये तो पता था कि इस बार टाइम कम आएगा और क्वेश्चन में मुश्किल आएगा, पर जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा आया। मतलब माइंडसेट इस पेपर के हिसाब से वो माइंडसेट लेके नहीं गए, लेकिन कहना कहीं था कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आएगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट साइड में आएगा वो आइडिया नहीं था। और प्रिपरेशन उतनी डिफिकल्टी का ही किया था। मतलब प्रिपरेशन तो ऐसा नहीं कि आसान है तो आसान ही रहेंगे, तो डेफ में भी किया था, मुश्किल क्वेश्चन सब किए थे, पर वो एक मेंटल प्रिपरेशन नहीं था कि इतना भी मुश्किल आएगा। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या नीट लेवल पे ही पढ़ाते हैं या फिर वो मतलब थोड़ा सा अपर लेवल पे लेके जाते हैं, जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं? मेडिकल लोग नहीं पढ़ाते, अपर लेवल में पढ़ाते हैं, जैसे कि जेईई मेन एडवांस उसके बीच में, या फिर रात सर तो हमें एडवांस का भी कभी क्वेश्चन कराते थे दिखाने के लिए कैसे सोचना होता है। केमिस्ट्री भी वैसा ही करते थे। ओके, जैसे तुम्हारा फ्रेंड है जैस्नू है, वो तो उसने CW भी दिया जिसमें वो 9 रैंक लेके आया है, बोर्ड में भी 94 समथिंग परसेंटेज लेके आया है, जेईई मेन में भी 98.94 परसेंटाइल लेके आया है। फिर उसका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि वो एडवांस का एग्ज़ाम में भी अपीयर हुआ है। तो मतलब बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट यदि कोई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहा है तो प्रिपरेशन लेवल क्या उस मोड में करवाया गया था यहाँ कि मेडिकल के बच्चे जाके एडवांस का एग्ज़ाम भी अपीयर हो रहे हैं? मतलब जैस्नू और हम सब का प्रिपरेशन उतने लेवल में था, हमने वैसे ही किया था। मतलब हम लोगों को नीट लेवल क्वेश्चन करके अच्छा नहीं लगता था, हम हमेशा जेईई मेन या फिर एडवांस ही करते थे। जैस्नू तो एडवांस ही करता था, एंड वो मतलब उसका थ्योरी भी उतना अच्छा था, हम सबका ही था, लेकिन उसका थोड़ा थिंकिंग हमसे अच्छा था, तो एडवांस भी देने चला गया वो। ओके, तो पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी की जो 2 साल की जर्नी है, इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हो जो हमें चेंजेस लाने हैं सिस्टम में, टीचर्स में, मॉड्यूल्स में, या कुछ कमी जो तुमने देखी हो तो हम उसको तुम ऑन द कैमरा बता सकते हो ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और बेटर वे में चीज़ों को लेके जाए? ऐसा तो कुछ चेंज नहीं करना चाहता, जैसे कि मॉड्यूल भी अच्छा ही है हमारा, जेईई मेंस के PIQ है तो वो प्रैक्टिस करने से हो जाता था। टीचर्स को लेके टीचर्स मतलब मैं जिन टीचर से पढ़ा था वो बहुत अच्छे से मुझे 24 आवर्स सपोर्ट किया था, तो नहीं सब कुछ अच्छा। एक चीज़ और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जैसे होते हैं कि 2-3-4 महीने बाद तुमने बहुत सारे लोगों से तुम साथ पढ़े हो तो ऑनलाइन मोड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन मोड में जाके उनको वहाँ से इजी कंटेंट, या क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, तो क्या
तुमने कभी ऐसा झुकाव हुआ क्या, ऐसा कुछ फील हुआ कि मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि इतना सारा अभी मार्केट में चल रहा है ऑनलाइन क्लासेज, तो क्या कभी तुमने ऐसा कभी फील किया कि मुझे आइदर बोर्ड के लिए या आइदर एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना चाहिए? मतलब इवन में क्या हुआ था कि मैं तो पहले पार्ट टेस्ट में टॉप किया था, फिर उसके बाद मैं टॉप 3 में ही था, लेकिन मेरा मार्क्स जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था क्लास 11 में। हाँ, तो मैं देखा था कुछ लोग देख रहे थे ऑनलाइन से, लेकिन मेरा ऐसा था कि ऑनलाइन एक धोखा है, वहाँ पर अच्छे नहीं मिलेंगे, टीचर बहुत है लेकिन अच्छे नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर जाने से टाइम वेस्ट करने से मैं खुद किया था, जो भी डाउट्स आया था मैं खुद सॉल्व करने का ट्राई किया था। 11 में इसका इतना बेनिफिट नहीं हुआ था, लेकिन 12 आते आते मेरा फिर थिंकिंग अच्छा हो गया था, एंड फिर ऑनलाइन में नहीं देखा, मैं खुद ही किया था सारा। तुम्हारा बोलना ये है कि यदि कोई बच्चा क्वेश्चंस में फंसता है तो उसको इजी वे लेने की बजाय, गूगल लेंस पे सॉल्यूशन देखने के बजाय खुद से स्ट्रगल करना चाहिए, उसका फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। टीचर्स के साथ डाउट कंसल्ट करे, खुद क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करे जो तुमने किया। ओके, तो उसका मतलब तुम्हें क्लास 12 में बहुत फ़ायदा मिला कि जो स्ट्रगल हुआ, जो एक सोचने का कैपेसिटी बिल्डअप हुआ। मतलब 12 में मेरा सोचने का कैपेसिटी आ गया था। मतलब राज सर के साथ 12 में मैंने राज सर के साथ अगस्त के टाइम में मैं डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, तो फिर उस डिस्कशन के बाद सर को पूछा था कि सर आपने इसको कैसे सोचा, फिर ये सब बात करते करते मेरा आ गया था फिजिक्स में थिंकिंग। केमिस्ट्री में मेरा था पहले से ही, और वो भी अच्छा हो गया बाद में। एंड तो फिजिक्स में जब हम सोचते हैं ना, तो वो थिंकिंग बायो में भी अप्लाई होता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है तब, तो मुश्किल क्वेश्चन बहुत आसान से बनता है, आसान तो बनते ही थे। तो जैसे 2 साल जो 11-12 में मोबाइल एडिक्टेड, जैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, अभी भी हमारा थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि तुम क्लास 10 तक थोड़ा गेम्स खेलते थे, है ना? और जो गेम खेलते हैं, मुझे थोड़ा सा गेम को लेकर डर रहता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है। तो क्या क्लास 11th एंड 12th में तुम्हारा जो मोबाइल एडिक्शन था या मोबाइल से इंटरेक्शन था वो कितना ज़्यादा था? कितना देर मोबाइल यूज़ करते थे तुम, या कोई सोशल मीडिया वगैरह ये सब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनमें एक्टिव थे तो कितने समय के लिए तुम इनमें इन्वॉल्व रहते थे, पर डे या पर वीक? और या गेम खेलते थे तो कितने समय के लिए क्या करते थे? थोड़ा सा उस चीज़ पे बताओ। क्लास 10 तक गेम खेला था, लेकिन 11th और 12th में ऐसा था कि मैं पूरा श्योर, मैं तो क्लियर था कि मुझे ये 2 साल पूरा मेहनत करना है नीट के लिए। तो मैं 11th में मैं मोबाइल छोड़ दिया था, एंड बहुत कम यूज़ करता था, जैसे कि कभी कभी टीचर को पूछना होता है तभी मैं लेता था, इतना नहीं चलाता था मैं। फिर अभी चला रहा हो। अभी तो नीट एग्ज़ाम हो गया, सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, तो अभी चला रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मुझे कभी तुम्हारा, क्योंकि दिसंबर के बाद तुम्हारे रेगुलर टेस्ट होते थे, तो मार्क्स वगैरह जानने के लिए एग्ज़ाम के तुरंत बाद मैं तुम्हारे नंबर पे कॉल करता था, तो मैडम से मेरा बात होता था, फिर वो तुम्हें फ़ोन देती थी। तो मेरा खुद का फ़ोन भी नहीं था, तो मतलब नहीं लिया था अभी तक कि डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक टैब खरीदा था, कभी कभी कुछ PDF, मतलब NCERT का मैं PDF डाउनलोड किया था तो पढ़ने के लिए रखा था, बट मोबाइल सिम कार्ड वो सब नहीं था मेरा। तो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट या जेई का, तो सबसे पेरेंट्स का भी कंसर्न रहता है और बच्चों का भी रहता है। तो मोबाइल बच्चों के पास, आजकल हर बच्चे के पास, क्लास 9 से ही पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दिलवा देते हैं। तो ठीक है, मोबाइल की अच्छी यूटिलाइजेशन भी है और उसकी बुराइयां भी है। तो जो बच्चे एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का या जेई का, जो सीरियस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैरियर बनाने वाले एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तुम मोबाइल यूज को लेके क्या सजेशन देना चाहोगे? मोबाइल तो एक डिस्ट्रैक्शन ही होता है, तो यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए कर सकता है तो करना चाहिए, बट मैं तो कहूँगा कि करना नहीं चाहिए 2 साल। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तुम्हारा कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अकाउंट था? अभी तक था ही नहीं। वेरी गुड। तो अब मतलब अब तो खोलोगे, एग्ज़ाम हो चुका है सारा, हैं? देखते। चलिए मैडम, ये बताइए कि आप बताइए कि तन्मय जो बोल रहा है मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, आप इसकी बात से कितना सहमत है? क्योंकि मुझे आजकल जितने पेरेंट्स मिलते हैं, मैं जितने PTM में जाता हूँ, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता हूँ, पेरेंट्स का सबसे बड़ा दुख यही है कि सर ये मोबाइल, मतलब इसे हम छुड़वा नहीं पा रहे, मोबाइल एडिक्टेड है, मोबाइल में गेम खेलता रहता है, मोबाइल में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन पर रेगुलर एक्टिव रहता है। तो क्या तन्मय सच में 2 साल तक इसने मोबाइल का ज़्यादा ये सब यूज़ नहीं किया था? हाँ, ये तो सच है। 2 साल तक 11-12 वो कभी मोबाइल में सिर्फ पढ़ाई के लिए देखता था, और बाकी कुछ उसका तो सोशल मीडिया का साथ तो कुछ उसका जहरी लेन देन ही नहीं है। और तो इवन वो व्हाट्सएप भी मेरा ही यूज़ करता है। बाप रे बाप। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये आप लोगों की तरफ से प्रेशर था कि इसने खुद सेल्फ डिसिप्लिन वे में छोड़ दिया था मोबाइल? पूछा था जी 11 में जी हम लोग का तो बहुत दूर हो जाता है ना,
हाथीगांव से Yes. आमबाड़ी, तो उसको बोला था कि मोबाइल ले लो, आने जाने में थोड़ा मतलब हम लोग फ़ोन कर सकता है, इतना दूर है रास्ता भी। तो उसने बोला नहीं, मैं बस में आ जाओ, तुम तो हम लोग उसको लेने जाते थे, हम लोग बस से आते थे। फिर मैंने बोला कि तुम मोबाइल ले लो, रैपिडो में आ सकता है। नहीं नहीं, मोबाइल नहीं चाहिए, वो बोला है यही 2 साल नहीं चाहिए, बाद में अच्छा सा मोबाइल देना। बढ़िया बढ़िया। बच्चों के जितने भी बच्चे मेरा ये पॉडकास्ट देखेंगे या जो भी पेरेंट्स देखेंगे, तो देखिए एक बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जब तक बच्चा उस एग्ज़ाम के लिए, उस प्रिपरेशन के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा, एंथुजिज्म नहीं होगा, तब तक आप और हम लाख कोशिश कर दें। हमने जो एक गलती कर दी बच्चे को 9th क्लास में स्मार्टफोन देख के, मैं देखता हूँ कि क्लास 9th में बच्चों के पास आईफोन रहते हैं। जो कि प्रोफेशनल जॉब करते हैं उन लोगों का भी ड्रीम होता है आईफोन लेना, वो नहीं ले पाते हैं। और आजकल के बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11 में आईफोन वगैरह दिलवा देते हैं। तो जो गलती आपने ऑलरेडी कर दी है, उस गलती को आप मार के या डांट के आप नहीं छुड़वा सकते हैं। उसको छुड़वाने के लिए आपको दूसरे रास्ते देने पड़ेंगे। बच्चे को वो जो क्लास 11 में जैसे ही वो आता है 11-12 में, तो वो जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए उसको आपको सीरियस करना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम के लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम की अहमियत समझानी पड़ेगी। और बच्चा तब अपना सेल्फ मोटिवेटेड होके ही वो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन छोड़ सकता है। आज का सेशन तन्मय के साथ हमारा यही मैं ख़त्म करता हूँ। एंड तन्मय को उसके नीट रिजल्ट के लिए, जो कि 14 जून को आने वाला है, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है एडवांस। एंड होप कि तन्मय का जो ड्रीम है या जो मार्क्स लेके या जो भी रिजल्ट लेके सोच रहा है, मैं प्रे करूँगा कि इसका उस तरीके का रिजल्ट आए जिसको हम सब साथ में एक साथ सेलिब्रेट करेंगे।